शेख साहब, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है आजकल की सियासत में, क्या पहले कभी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल होती थी? मैं अफसोस ही करता, बड़ा जहर है उनके लिए दूसरी जमातों के लेकर। बस अफसोस कर सकता हूँ। इमरान का मैं नहीं समझता कि वो असल गलती ये थी कि उस शख्स को इतनी बड़े ऑफिस में बिठा दिया गया जिसका वो शायद हकदार या उसका वो एलिजिबल नहीं। क्या समझते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ डील हो चुकी है या करनी है अभी? मैं उस लेवल पे नहीं हूँ ना। आपकी और अयाज सादी को लेकर टिकट की लोगों की बातें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि पता नहीं आपको टिकट मिलता है या अयाज सादी को मिलता है। क्या समझते हैं? मैं इस उम्र में मैं टिकटों के पीछे भागूंगा। अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या उनसे नाराज़गी रहेंगे या इसी तरह जैसे आप पहले थे? मुझे और काम नहीं आता कोई इलेक्शन लड़ने के अलावा। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा से करवाने जा रहे हैं, जिनको इनकी पार्टी में जो है मौला जट भी कहा जाता है। इनकी जो ड्रेसिंग है उसकी वजह से भी, और ये बड़ी दबंग पर्सनैलिटी है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो क्या है और इलेक्शन की क्या सूरत हाल जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का सर, मुझे बताइएगा कि पहले तो तौसीह करें, जी सर। मौला जट नहीं था, मौला राजपूत था। सर जी, लेकिन मूवीज में उसको, फिल्मों में उसको मौला जट का प्रेजेंट किया गया था। सर, आपका गेटअप जो है वो आपकी बड़ी पहचान है आपकी पार्टी में और आपके जो हल्के के लोग हैं उसमें। क्या इसको अपनाया गया है या आपके अंदर ये चीज़ थी कि मैंने ये ड्रेस पहनना है? अपनी मर्जी का मालिक हूँ, कम्प्लेक्स आदमी नहीं हूँ। हाँ। मुझे कोई किसी किस्म का एहसास से कमतरी नहीं है, एहसास से बतरी नहीं है। मैं जो करता हूँ मेरा दिल करता है मैं कर लेता हूँ। और ये कुछ ज़रूरी नहीं है, ये भी कोई हर्फ़े आखिर नहीं है कि मैं यही लिबास पहनता हूँ। ट्राउज़र भी पहन लेता हूँ, सूट भी पहन लेता हूँ, शलवार कमीज भी पहन लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इसी लिबास में रहता हूँ। अच्छा, लोगों में एक अहम कानूनी बात मैं ये कहूँगा कि एक गर्दिश करती है कि आपको इस ड्रेस की वजह से किसी निजी होटल में जाने से मना कर दिया गया था कि यहाँ इस तरह की ड्रेस पहन के आप नहीं जा सकते। क्या हकीकत थी? ये कम अक्ली की बात है, कम इल्मी की बात है। किसी होटल में, किसी क्लब में किसी मेंबर को आप रोक नहीं सकते जाने से, जो सा मर्जी ड्रेस हो। आप जैसा मर्जी ड्रेस पहनते हैं। हाँ, कुछ वहाँ पे ऐसे मकाम हैं जहाँ पे आपको सर्व नहीं किया जाता। डाइनिंग हॉल है, वहाँ पे अगर आप उनका जो एक मवज्जा एक ड्रेस कोड है, अगर आप उसको नहीं करते फिर आपको सर्व नहीं करते। ठीक हो। ये नहीं कह सकते वो कि आप उठ के चले जाएं। क्या आपकी ड्रेस अच्छी नहीं है? नहीं, वो ये नहीं कह सकते कि आप उठ के चले जाएं, बस सिर्फ आपको सर्व नहीं करें। लेकिन जहाँ पे उनके मुख्तलिफ दूसरे जो खाने वाले जगह है या बैठने वाली जगह है, वहाँ पे उनको कोई इतराज़ नहीं। ठीक हो गया। शेख रोहेल असगर अपने वालिद साहब के कहने पर, उनकी ख्वाहिश पर सियासत में आए। क्या आपका अपना कोई इरादा नहीं था सियासत में आने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस वक्त देखें जिस दौर की वो बात थी ना, उस वक्त आप फैसले खुद नहीं करते थे, आपके बड़े फैसला करते थे। बड़े ने फैसला कर दिया, आपको मानना पड़ता है, दिल करे ना करे आपने करना है। क्या आपके जो बेटे हैं खुर्रम रोहेल असगर, वो भी अपनी मर्जी से आ रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश पर आ रहे हैं? नहीं, मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मेरे वालिद की जो लेगेसी है उसको आगे लेके चला जाए। मतलब हमारा सियासत के साथ ताल्लुक नहीं है। अगर आप यहाँ रहते होंगे तो आपको इल्म होगा कि यहाँ पे कोई हल्के की पाबंदी नहीं है, कोई कैद नहीं है। किसी से ये नहीं पूछता मैं कि तुम कहाँ से आए हो, और अगर मैं उसका काम कर सकता हूँ ज़रूर करता हूँ। ठीक हो गया। सर, क्या समझते हैं कि तकरीबन 40 बरस हो गए आपको सियासत करते हुए, तकरीबन सियासत में क्या खोया क्या पाया? बाप खोया, भाई खोया, कारोबार तबाह हुए, और क्या सर, इलाके के हल्के के लोगों के साथ इतनी मोहब्बत के जेल में बैठे हुए आप इलेक्शन जीत गए थे। ये तो उनके अपना नहीं, उस वक्त इन इलाके के लोगों की मेरे बाप के साथ मोहब्बत का था। रोहेल असगर के साथ, शेख असगर के साथ। जी, ठीक है। ये उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने पे बैक किया। फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा। फिर मैं क्योंकि आ गया था एक्सीडेंटली, इसमें आ गया बीच में। मैं 79 में पहला इलेक्शन लड़ा था मैंने लोकल गवर्नमेंट का, और उसके बाद 83 में लड़ा। तो फिर वो चलता आ गया सिलसिला, फिर मुड़ के पीछे नहीं देखा।
सर इलाके के जो लोग हैं, हल्के के लोग हैं आपके साथ, क्या समझते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उससे मुतमिन है और आपसे मोहब्बत के जो 100% आप किसी को मुतमिन नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने इखलाक से, अपने प्यार से, अपनी मौजूदगी से उनको कम से कम अपनी उनके दुखों का मदावा जरूर कर सकते हैं, उनकी बात जरूर सुन सकते हैं, उनका गम सुन सकते हैं। काम तो सब नहीं होते ना, दुनिया जहान के काम तो हो नहीं सकते, किसी से भी नहीं हो सकते, इवन वो प्राइम मिनिस्टर हो नहीं कर सकता। ठीक है सर, मुझे बताइएगा कि अगर 9 मई ना होता तो पीटीआई कहाँ स्टैंड करती? वो क्योंकि सियासी जमात नहीं थी, सियासी सोच नहीं थी, सियासी अंदाज नहीं था। किसी जमात के साथ या किसी अदारे के साथ आपका इख्तलाफ नहीं हो सकता, शख्सियत के साथ आपका इख्तलाफ हो सकता है। तो शख्सियत के साथ इख्तलाफ का ये ताल्लुक नहीं है या ये मकसद नहीं है कि आप उस अदारे को तबाह कर दें, आप उस सियासी जमात को तबाह कर दें, ये नहीं होता। ये होना भी सियासी सोच ये नहीं कहती। आपका उसके साथ इख्तलाफ हो सकता है, किसी को आपकी शक्ल पसंद नहीं है, उसका अंदाज पसंद नहीं, उसकी कारकर्दगी पसंद नहीं, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अदारे को तबाह नहीं कर सकते। और ख़ासतौर पर वो अदारा जो अपनी शहादतें देता है, आपके लिए काम करता है, दिन रात आपके लिए काम करता है, आप सो रहे होते हैं, वो जाग रहे होते हैं, तो उनके लिए आप ये तो नहीं कर सकते। शेख साहब, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है आजकल की सियासत में, 40 बरस हो गए आपने भी सियासत की, क्या आप पहले कभी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल होती थी? अफसोस इसी बात का है कि वक्त के साथ साथ इसको और ज़्यादा निखरना चाहिए, निखार आना चाहिए। आने वाली जनरेशन में क्या बहुत बुराई सपोर्ट कर रहे हैं पीटीआई को बहुत ज़्यादा? मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। बड़ा जहर है उनके लिए दूसरी जमातों के लेकर। बस अफसोस कर सकता हूँ बस। अच्छा, आपको नहीं लगता कि खान साहब की जो मकबूलियत थी उसको बढ़ाने के लिए जो अहम किरदार अदा किया वो नून लीग ने किया? अगर ना वो टेक ओवर करते हुकूमत को तो शायद कि इमरान खान खुद खत्म हो जाता। बिल्कुल नहीं, अगर टेक ओवर ना करते तो मुल्क तबाह हो जाता, खत्म हो जाता, लेकिन उसकी मकबूलियत भी बढ़ गई, बुरा हाल हो जाता। मकबूलियत जहन्नम में जाए आप, छोड़ दें आप उसको मत देखें आप। एक वक्त आएगा जब तारीख दान ये बात लिखेगा तो इसको बड़े मुस्बत अंदाज में लिखेगा। अगर आप ना करते, अगर आप टेकअप ना करते तो आपका मुल्क डिफॉल्ट हो जाता और आज आप अंधेरों में भटक रहे होते। ये शुक्र कीजिए सियासी तौर पे तबाही हुई, क्योंकि हम जज्बाती लोग हैं, हम दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। जिस दिन दिमाग से सोचने शुरू कर देंगे ना, आपको पता चल जाएगा अच्छाई क्या और बुराई क्या है। इसलिए मेरे अपने ख्याल में मैं ऐसा ऑप्टिमिस्टिक आदमी नहीं हूँ, ना मैं किसी का वकील हूँ, लेकिन मेरे अपने ख्याल में, मेरी तजुर्बे में, मेरे तजिए में वो एक इकदाम बेहतर था। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि इक़्तिदार में बैठे लोग सरकारी मशीनरी का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर कोई दूसरी जमात जैसे पीटीआई है वो अगर वर्चुअल कोई जलसा करने जाती है तो इंटरनेट को डाउन कर दिया जाता है, मुख्तलिफ ऑडियोस वीडियोस इस तरह के मामला लीक करके क्या उसको कमज़ोर किया जा रहा है? आपने कहीं देखा था कि नेट बंद हुआ? आपने देखा था? सर लिंक डाउन हो गए थे। नहीं, आपने देखा था? सर मैं यूज़र हूँ। बिल्कुल नहीं है, मैं उसी तरह नेट चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था। ये देख रहे, मैं यही बात करता हूँ, हकायक में और इन अफवाहों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और मैं हर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करता, ना मैं उस पर जाता हूँ, वो खबर शबर देख लेता हूँ बस, उसके अलावा मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसमें 90% या 95% जो ना खबरें फेक होती हैं, उसमें कोई हकीकत नहीं होती उसमें। और आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? जैसे मर्जी करें, जलसा करें, जुलूस करें। अब जब आएगा ये कैंपेन शुरू होगी तो आप सारे कर सकते हैं, किसी को रोक तो नहीं सकते। लेकिन 9 मई के बाद पीटीआई को काफ़ी जो है हद तक उसको, मैंने तो नहीं कहा था कि ये करो। अब जब आप किसी तगड़े के साथ आप लड़ोगे तो मार ही खाओगे। सर वो भी कह रहे हैं कि हम वहाँ मौजूद नहीं थे, खान साहब कह रहे हैं कि मैं जेल में था मुझे नहीं पता किसने किया। भाई यही है ना, बस मैं अब क्या कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता किसने किया, और खुद बयान दे रहे थे कि ये कर दो, भूल जाते हैं ना मेरे ख्याल में। क्या समझते हैं कि ये जो जहर था नौजवानों के अंदर, जो बाद में ट्वीट भी करते रहे खान साहब को, रिक्वेस्ट करते रहे कि मैंने आपके लिए झंडा लगाया और आपके कहने पे आपका पैगाम आगे पहुंचाया, आज मुझे मेरी फैमिली को तंग किया जा रहा है, लेकिन खान साहब ने उनसे लातल्की का इजहार कर दिया। झूठ बोलते हैं ना, वो भी झूठ बोलते हैं। और मैं वही कह रहा हूँ ना कि इमरान का मैं नहीं समझता कि असल गलती ये थी कि उस शख्स को इतनी बड़े ऑफिस में बिठा दिया गया जिसका वो शायद हकदार या उसका वो
एलिजिबल नहीं था, ये गलती थी। ठीक है, शेख सुहेल अस्कर अपना कंपटीटर किसको समझता है, जिसको आप चाहते हैं कि मैं ऐसे मुकाबला करूं तो मुझे बड़ा अच्छा फील होगा? सारे कंप्यूटर कौन सी जमात? सबसे कमज़ोर आदमी, और सबसे कमज़ोर आदमी। सही। मैं किसी को अपने से ज़्यादा कमज़ोर नहीं समझता, सब मेरे से ज़्यादा ताकतवर है। सर आप समझते हैं कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए? जरूर लड़ना चाहिए। क्या लड़ेंगी भी? ये अब उन पर डिपेंड करता है। ठीक है। आपकी जमात की बात चल रही थी कि सीट की इनके साथ एडजस्टमेंट, तो क्या समझते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ डील हो चुकी है या करनी है अभी? मैं उस लेवल पे नहीं हूँ ना, मैं आपको उस वक्त ये खबर दे सकता हूँ अगर मैं उस मीटिंग में या उस मुशावरत में बैठा होता, या तो मुझे उसका कुछ इल्म नहीं है। मेरी अपनी एक कैपेसिटी है, मेरा अपना एक, आप उसको क्या कहेंगे, भाई एक हद है मेरी, उससे आगे मैं ना जाता हूँ ना मुझे ज़रूरत है। सर लास्ट में 2 सवाल और इसके बाद इजाज़त। आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने बताया था कि गाली जो है हमारा कल्चर है। आपको नहीं लगता कि आपका ये पैगाम जो आने वाली जनरेशन है उसको गलत पैगाम दे रहा है? नहीं, मैंने उससे थोड़ा सा चेंज कर दिया था, बस मेरे में दूसरों का फ़र्क ये है कि मैं सच बोल देता हूँ, लोग सच नहीं बोलते। सच ये है कि आप कैमरा लेके बाजार में चले जाएं और देखते जाएं कि गाली कितने % लोग देते हैं। वो छोटी दे लेता है, कोई बड़ी दे लेता है, गाली सब देते हैं। कल्चर नहीं है ये, इट्स नॉट अ कल्चर। कल्चर को मैंने गलत इस्तेमाल कर दिया था, फ्लो में कहा गया था। नहीं, कल्चर मैंने गलत इस्तेमाल कर दिया था, मेरे ज़हन में वो कल्चर आ गया था, वरना कल्चर नहीं है, इट्स हैबिट। आपकी जो होती है ना आदत, वो बदल जाती हैं, तब्दील होती रहती हैं, कल्चर तब्दील नहीं होता। लास्ट में सर मुझे बताइएगा कि आपकी और अयाज सादी को लेकर टिकट की लोगों के में बातें बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि पता नहीं आपको टिकट मिलता है या अयाज सादी को मिलता है, क्या समझते हैं? भाई इस उम्र में मैं टिकटों के पीछे भागूंगा, तो आप क्या ख्याल है आपका? लोगों में ये तासुर पाया मैं जा वैसे रहा है। पूछ रहा हूँ आपसे, इस उम्र में मैं टिकटों के पीछे भागूंगा, क्या ख्याल है? शायद कि हल्का कम करने की वजह से हो कि मामला मैं उस उम्र के हिस्से में पहुंच गया हूँ कि अब मुझे इन चीज़ों से बस आगे निकल गया हूँ। कभी दिल करता है कि मैं सियासत छोड़ के आराम करूँ? बहुत दफ़ा करता, लेकिन क्या करूँ, लोगों के साथ तल्लक ऐसा है। मैं थोड़े दिन पहले यहाँ पे इसी मकाम पे अपने दोस्तों को याद किया हुआ था, बुलाया था मैंने उनसे, और मैंने उनके सामने ये बात रखी थी। 2 सवाल रखे थे, मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा था कि तुम अपना फैसला तुम कैसे कर सकते हो, तुम अपना फैसला नहीं कर सकते, हम फैसला करेंगे। ठीक, जो आप फैसला करेंगे मुझे ठीक मंजूर है। लास्ट में शेख साहब बताइएगा कि वो ज़िंदगी जिसमें आप गनमैनों के हसार में गुजरते थे और आज आप आज़ाद बैठे हैं, कैसा लगता है? बदतरीन ज़िंदगी, वक्त का ज़िया किया मैंने, बस यही कह सकता हूँ। अल्लाह ताला सबको तो सुकून और अमन वाली ज़िंदगी अता करे, बस मेरी ये दुआ है। अपने लिए ना करें, अपने बच्चों के लिए कर लें। अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या उनसे नाराज़गी रहेंगे या इसी तरह जैसे आप पहले थे? मुझे और काम नहीं आता कोई इलेक्शन लड़ने के अलावा। सियासत ही करेंगे। अब जो हल्के के लोग कहेंगे फिर मैं बुला लूँगा उनको, एक दफ़ा फिर याद करूँगा, फिर उनसे बात करेंगे, फिर उनसे कहूँगा अगर उन्होंने कहा कि नहीं हमने इलेक्शन लड़ना है तो फिर ठीक है लड़ना। जी बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, आपने अलहाज शेख सुहेल अस्कर की तमाम गुफ्तगू जानी और इनसे हमने बात करने की कोशिश भी की कि लोगों में जो बात गर्दिश कर रही है कि अयाज सादिक और इनका कोई मामला है, लेकिन शेख साहब का कहना है कि अगर मुझे टिकट मिलती है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं मिलती तो मैं अपने इलाके के लोग जिनके लिए मैं इलेक्शन लड़ता हूँ मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।